नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। महाराष्ट्र और गुजरात में आया तूफान तो थम गया है, लेकिन 2024 में आने वाला सियासी तूफान अभी से रंग दिखाने लगा है। नई संसद पर सवाल और ट्विटर पर बवाल के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। व्यूअर्स, लॉ कमीशन ने यूसीसी पर लोगों से सुझाव क्या मांगा, पूरा विपक्ष तिलमिला गया। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दों को लगातार हवा दे रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रहित बीजेपी की सियासी महत्वाकांक्षा से बेहद अलग है, लेकिन लालू यादव की आरजेडी ने इसे डॉग विसल यानी एक समुदाय को मैसेज देने जैसा करार कर दिया है। लेकिन एक तरफ यूसीसी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर समूचे विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम ओबीसी को आरक्षण के नाम पर ममता, नीतीश, केजरीवाल और कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ यानी हिंदू ओबीसी के साथ एक बड़ा छल प्लान कर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जहां आमने सामने होंगे दो धुरंधर प्रवक्ता और चार पार्टियों के नेता। आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित बहस आर पार। एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स। ये जो एक एक है ना, इस एक में अनेक है। आप अनेक को समझ नहीं पा रहे हो। चुनाव से एन वक्त पहले जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है। कुछ लोग जो है वो सुधार पर भी कमनल वार करने से बाज नहीं आते। इस कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी, इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया और आपको पंडित जी को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हो वहां? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 2024 के चुनावी दाव पेच का विश्लेषण। बीजेपी यूसीसी के जरिए एक और वोटर को एक बड़ा संदेश दे रही है और विपक्ष यूसीसी के नाम पर अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन तय है। अमित शाह कह चुके हैं कि सब अपनी टिकट कटवा ले, गगनचुंबी रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। विपक्ष कह रहा है पूरे विपक्ष को एक मंच पे लाएंगे तो मोदी इस बार निपट जाएंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भुनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। बीजेपी लगातार प्रयास करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि जो लगातार रेटिंग्स आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी की, वो मॉर्निंग कंसल्टेंसी की रेटिंग आई, उसमें पीएम का कद जो है वो और बड़ा है। विपक्ष विदेशी एजेंडे से क्या सहारा लेकर सरकार पर हमला लगातार कर रहा है। हमने चाहे वो जैक डॉर्सी हो, चाहे वो कुछ और मामले हो, हमने ये देखा। अर्थव्यवस्था और विकास के एजेंडे पर बीजेपी का जोर रहेगा। बीजेपी कह रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो देश में लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, जिससे मुल्क श्रीलंका ना बने। लेकिन विपक्ष कह रहा है फ्री की नाम की पॉलिटिक्स हो रही है, वोटर्स को लुभाने का एक दांव चला जा रहा है, जिसके इनिशियल रिजल्ट्स कर्नाटक में बहुत अच्छे मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, और पंजाब में अरविंद केजरीवाल को। बड़ा सवाल 370 और राम मंदिर के बाद यूसीसी बनेगा बीजेपी का ट्रंप कार्ड। इस मूल सवाल के साथ इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय निरुपम है, वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय निरुपम। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक के बाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय निरुपम, मेरा बड़ा सवाल आपसे यही है
कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो यूसीसी का प्लैंक लेके आई है, आपका बड़ा सहयोगी दल आरजेडी जिसके साथ अब सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, वो कह रहा है ये डॉग विसल है, एक विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश, और आपकी पार्टी कह रही है ये बीजेपी का एक और पोलराइजेशन करने का प्रयास है। बताइए। ये बात तो सही है। यूसीसी मतलब ये जो जब चुनाव का टाइम आता है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब हिंदू वोट एकजुट नहीं हुआ तो हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए, हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए, उनके अंदर एक तरह का कि उग्रता पैदा करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाया जाए जी। तो इस तरह की हरकत करते रहते हैं ये लोग। आज मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी ज्यादा आवश्यकता, अगर यूसीसी की आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि इसका असर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल बेल्ट है उस ट्राइबल बेल्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर जाति का एक अपना पर्सनल लॉ होता है, हर जाति की अपनी जीवन जीने की और शादी ब्याह करने की अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। सबकी प्रथाओं को क्या आप मिटा देंगे? तो मुझे लगता है सिर्फ एंटी मुस्लिम एजेंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से रहा है, ये बड़ा आरोप है। आप चुनाव लगता है ये हार रहे हैं तो एंटी मुस्लिम एजेंडा लेकर के आते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी जब चुनाव हार रहे थे तो ये जय बजरंगबली का नारा लेके आते हैं और आखिरकार क्या हुआ? उन्हीं बजरंगबली ने ऐसा गदा मारा कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई। तो ये यूसीसी का भी फार्मूला इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि साफ दिख रहा है हिंदुओं को, इस देश के हिंदुओं को, मेरे जैसे तमाम हिंदुओं को, ये कुछ नहीं, एक मुसलमानों को परेशान करना और हिंदुओं को पोलराइज करने का एक एजेंडा है और कुछ नहीं। जी सुधांशु त्रिवेदी, आप पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कर्नाटक के चुनाव का एग्जाम्पल तो सही है संजय निरुपम का, आपने सब कुछ करा लेकिन ऐतिहासिक हार हुई भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक के अंदर, बुरी हार हुई है, सब कुछ करा। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी यह नहीं समझ पाते हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता कोई हमारा चुनाव का मुद्दा है? 1980 में भाजपा बनने से लेकर 1951 में जनसंघ बनने तक 72 साल से हमारा मुद्दा है। और मैं चुनौती देके कहता हूं हमारे विपक्षी प्रवक्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र दिखा दे जिसमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर ना हो, तब आप कहिए कि कोई चुनाव के समय हम लाए। यह हमारे विचार से वह मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्माताओं की नजर में था। यह वो मुद्दा है जो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए गए संविधान में, और यह वो मुद्दा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कर चुका है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं मुस्लिमों को डराने के लिए, क्या अद्भुत बात करते हैं। इनके लिए ये जब शाहबानो केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया गया शरिया के पक्ष में, वो तो सेकुलरिज्म का संगीत था और उसका विरोध करना डराना है, ये नहीं सच है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अमीश जी, भारत को वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए, अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे विपक्षी दलों से, एक सेकुलर देश बता दें जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ होता हो, बता दें मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां सर्वोच्च न्यायालय और मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरोध अगर हो जाए, जो शाहबानो केस में था, तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद दिया हो। एक सेकुलर देश बता दे जहां वक्फ बोर्ड होता हो, एक सेकुलर देश बता दे जहां मौलवियों को सैलरी मिलती हो। यह भारत स्वतंत्रता के बाद से केवल अटल जी के 6 साल के दौर को छोड़ दें तो यह सेकुलर राष्ट्र नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। भारत के संविधान का जिक्र किया और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया त्रिवेदी जी ने। जब संविधान बन रहा था तब भी यह प्रस्ताव आया था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और तब सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में संभव नहीं है, कि यह देश अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग रीति रिवाजों पर आधारित एक देश है। एक ऐसा समाज है जो एक बहुभाषी और बहुधार्मिक और बहुविध लोग यहां पे रहते हैं। इसमें एक कानून आप नहीं बना सकते। कम से कम लोगों के जीवन जीने का जो तरीका है, लोगों के शादी ब्याह पर या जो इनहेरिट करने का जो तरीका है, उनमें कुछ बेसिक चीजें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप एकदम से कहेंगे कि मुसलमानों को कि भाई तुम नमाज भी हम जो देश में तय करेंगे उस हिसाब से पढ़ोगे, जो संविधान में लिखा उस हिसाब से नमाज पढ़ो, पुजारी को बोलेंगे कि जैसे हम बोलते वैसे पूजा करो। यहां तो पूजा करने की अलग अलग विधियां हैं हमारे देश में। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने जो कहा जब यूसीसी चाहने के बारे में बात हुई, अम्बेडकर चाहते थे कि किसी भी मजहब को कानून में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी यूसीसी लागू होना चाहिए, यह उनका तर्क था। ना ये उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी तब लागू होगा जब सामने वाले मजहब के लोग स्वयं स्वीकार करें, स्वयं प्रस्ताव लेके आए।
जिस दिन इस देश का मुसलमान कहेगा कि हां जी यूसीसी लागू होना चाहिए और हम लोग स्वीकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, तब संभव हो सकता है। अगर हिंदू सिख ईसाई तैयार है तो थोपा नहीं जा सकता, यह बात गलत। हिंदू धर्म के अंदर इतनी सारी परंपराएं, इतनी सारी रीतियां, इतनी सारी कुरीतियां और इतनी सारी उप परंपराएं हैं कि उन सबको मिटाने चलेंगे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, या फिर कहेंगे नहीं से कॉमन धारा होनी चाहिए, कॉमन विचार होना चाहिए, कॉमन तरीका, उसमें हमारा हिंदू धर्म बिखर जाएगा। तो अब सेकुलरिज्म का पार्ट कम से कम कांग्रेस पार्टी और हमें, ठीक है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अभी अब जो संजय जी ने बात कही तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, विविधता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संविधान के अनुसार थोड़ी नमाज होगी, संविधान के अनुसार थोड़ी पूजा होगी। मान्यवर, हिंदू धर्म में तो हो चुका। सबरीमला में आपने कहा कि पूजा कैसे होगी, संविधान तय करेगा। गोविंदा की हाइट जो होगी, गोविंदा का जो हांडी होती, दही हांडी, आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वह अभी न्यायालय से तय करवाया। श्री राम लला विराजमान कहां पैदा हुए, उस पे तो कहते थे कोर्ट तय करेगा, संविधान के अनुसार तय होगा, और आपके नेता वकील का चोला ओढ़ ओढ़ के जाके खड़े होते थे, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं धार्मिक स्वतंत्रता। क्योंकि बात यहां पर ये नहीं है अल्पसंख्यकों की। अमित जी, मैं आपकी बात में भी संशोधन करना चाहूंगा। किस अल्पसंख्यक को समस्या है भाई? क्रिश्चियन डोमिनेटेड गोवा में तो है कॉमन सिविल कोड, क्या सिखों ने कोई बात कही? नहीं, सुधांशु, आप मेरी बात में संशोधन कर सकते हैं ना। सुधांशु, मैंने क्या बोला ना, सुधांशु, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने बोला कि सिर्फ अगर अल्पसंख्यक काउंट होगा तो क्या मुसलमान काउंट होगा, क्या सिख ईसाई काउंट नहीं होंगे, क्या जैन काउंट नहीं होगी, क्या बौद्ध काउंट नहीं होंगे? मेरा पॉइंट ये था। आप मेरे पॉइंट को गलत तरीके से ले रहे हैं। आपको जो पॉलिटिकली सूट करता है वो ले रहे हैं। बात सुनिए जी, आपने कहा नहीं, मैंने कहा आपकी बात में संशोधन कर रहा हूं अमित जी। आपने अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है इसका। अल्पसंख्यकों में जो प्रचंड बहुसंख्यक है, जो 80% से अधिक अल्पसंख्यकों में, वो उनको समस्या है और उनके भी विशेषाधिकार को समस्या है। और अंत में अंबेडकर जी का यह कहना था कि यदि अल्पसंख्यक शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर देश में कोई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता, और यदि अल्पसंख्यक होगा तो सेकुलर नहीं, सेकुलर होगा तो अल्पसंख्यक नहीं। परंतु नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि अल्पसंख्यक होना चाहिए, इसलिए सेकुलर शब्द खारिज किया गया। आप कहां से सेकुलर है, कितने सेकुलर, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। तो कृपया करके सेकुलरिज्म का जो बांसुरी बजा रहे हैं ना, वो बांसुरी बजाना बंद करिए। अब आपको मुसलमानों को तंग करना है। रह गई बात कि कौन सा अल्पसंख्यक क्या स्वीकार कर रहा है। आपको मालूम है सिखिज्म में क्या क्या परंपराएं हैं? आपको मालूम है हर आदमी अपने देश में चाकू लेके सरेआम नहीं घूम सकता, लेकिन सिख धर्म के लोग घूमते हैं, क्योंकि हम उनके धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना जानते हैं। और आप अगर इतने सेकुलर बनते हैं तो चलिए जरा सारे सिखों को बोलिए कि तुम लोग ये क्या नाम है, तलवार रखना बंद करो, चाकू रखना बंद करो। बोल सकते हैं आप? आप में हिम्मत नहीं है। लेकिन चूंकि आपको मुसलमानों को डांट करके हिंदुओं को पोलराइज करना, इसलिए बार बार सरिया लेकर के आते हैं। सुधांशु, क्या ये विपक्षी एकता का जवाब है यूसीसी? एक पॉलिटिकल सवाल है ये, और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। क्या विपक्षी एकता से, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है, क्या विपक्षी एकता से हिल चुके हैं इसीलिए यूसीसी का दांव खेल सकते हैं? और नीतीश कुमार ने तो बुधवार को ऑफिशियल बाइट देके बोला है कि इस बार लोकसभा के चुनाव जल्दी हो जाएंगे। देखिए, मैं तो पुनः पहले ही बोल चुका, फिर भी किसी को न सुनाई पड़ा हो तो मैं बता दूं, मैं तो 1951 से बोला जी, और मैं चुनौती के साथ बोला, एक भाजपा का घोषणा पत्र दिखाइए इसमें यूसीसी ना हो, तब ये बचकाने आरोप लगाइए कि चुनाव के समय कर रहे हैं। और मेरी बात का जवाब नहीं आया। कोई सेकुलर देश दिखाइए शरिया को संवैधानिक दर्जा पर। शरिया नहीं बोलते। संजय जी बताइए, शरिया कहां है किस सेकुलर देश में? चुनौती तो पूछता हूं, कोई सेकुलर देश बताइए जहां धार्मिक अल्पसंख्यक होता है। और आपने कहा बाकी सबकी परंपरा। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं परंपरा की बात, शायद आपको नहीं पता हो। अब देखिए, आप बोल रहे थे सर, बीच में नहीं बोल रहा था। अब परंपराओं की तो मैं बात कह रहा हूं। हमने तो 4 परंपराएं गिना दी। परंपरा तो छोड़िए, आपने तो भगवान के जन्म का सबूत मांगा, आपकी सरकार ने मांगा, और कहा मस्जिद तामील करवाएंगे। आपकी सरकार आपके नेताओं ने खड़े होकर कहा। और सुनिए, हमने सिद्ध किया, हम हर सीमा तक जाके हमने उस बात को सहा। अब एक मिनट, पूरी बात सर। 27 दिसंबर 1963 जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और हजरत बल की मस्जिद में जो मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल रखा है, उसके बारे में अफवाह उड़ गई कि वह बाल चोरी हो गया।
श्रीनगर से लेकर लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद पुलिस ने कहा नहीं, बाल नहीं चोरी हुआ है, बाल वहीं पे बरामद है। उसके बाद कहा गया कि नहीं साहब, कैसे मान लिए वही मतलब है यार। सरकार ने कहा हम कार्बन डेटिंग करवा देंगे, तो मौलवियों की परिषद बुलाई गई और चार्टर्ड प्लेन से गए, कहा धार्मिक मामला है, इसमें कोई विज्ञान और सबूत नहीं चलेगा, जो धार्मिक नेता कहेंगे वही माना जाएगा। और जब रामलला की बात आई तो यही नहीं कहा गया वो कहां पैदा हुए, अयोध्या थी कि नहीं ये साबित करो, राम हुए थे कि नहीं साबित करो। आपके पार्टी के नेता ने कहा इतने कमरे थे तो यहां हुए तो नहीं साबित ये करो। आपका इसलिए मैं कहना चाहता हूं ना, यूसीसी के थ्रू अब राम मंदिर पे चले गए। मैं ये कह रहा हूं ना इन्होंने कहा ना कि धार्मिक परंपराओं राम मंदिर पे चले गए उठाएंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, आप यूसीसी अच्छा चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं 3 बार। अब संजय निरुपम का जवाब। हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग हैं, जितनी भाषाओं के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं दुनिया के किसी भी देश में नहीं है, तो भी हम उस पूरे एक उसमें उस मॉडल में हम अपना सेकुलरिज्म क्रिएट कर सकते हैं, एक सेकुलर मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और हमने किया है। लेकिन चूंकि दुनिया फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, तो आप इंडिया में भी वही लेके आइए। ये साहब आपको मुबारक हो, हमको ये सब नहीं चाहिए। रह गई बात अपोजिशन यूनिटी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यह यूसीसी आया ही है अपोजिशन यूनिटी का माहौल देख करके। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, अगर ये जो तूफान आएगा, जो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ के लेके जाएगा, जो संजय निरुपम कांग्रेस दावा कर रही है, उस तूफान का अगुवा कौन होगा? देखिए, तूफान तो आ चुका है, तय करेंगे। जड़ें हिल गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब उनकी जड़ें हिल गई हैं, अब उखड़ना है, 2024 में उखड़ जाएगा। हिल पूरी तरह रहा है, पूरा बीजेपी ऐसे हिल रही है, बस उखड़ के उड़ना बाकी है। वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट होगा, उखड़ जाएगा। आप देख रहे हो सुधांशु जी कितने परेशान है, बेचैन है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। अरे हिंदुस्तान की बात करो ना। हिंदुस्तान में आप चाहे यूसीसी, आप कुछ भी ले आइए, यूसीसी ले आइए या कुछ भी ले आइए, जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि जनता समझ गई है कि आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन यूसीसी अब मैं विपक्षी एकता पे था, वापस यूसीसी पे चले गए। एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ? कुछ भी ले आइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या है? तो आपके साथ भी है ना, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ भैया? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अरे बीजेपी को परेशान होने दो जी। अरे अमीश बाबू, मुझे बोलने दो कि हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपका आदेश हो तो बोल पाऊं, नहीं आदेश हो तो कहिए नमस्कार कर लूंगा, और क्या कर सकता हूं भाई। बोल रहा हूं, आप बीच में टोक पड़े। मैंने कहा कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरा देश राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ है, क्योंकि राष्ट्र बचाना है, लोकतंत्र का सम्मान होना है, संविधान बचाना है। इस मुद्दे पे पूरा देश एक साथ खड़ा है, और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जब 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं चलेगा। अब ये परेशान होकर नई नई चीजों का प्रयोग करना चाहते हैं। अब इनके कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, बौद्ध, सब एक साथ हैं। एक के वाजपेयी एलजेपी से, एक के वाजपेयी रिस्पॉन्स, योर टेक टू अनुराग भदौरिया। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, तो अगर संविधान के तहत कोई काम किया जाएगा तो उसका भी विरोध करोगे। आर्टिकल 44 जो है वो बड़ा क्लियर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। उसमें कहा गया है कि द गवर्नमेंट विल इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। खाली मुद्दे की तलाश में हर इशू को मुद्दा बनाने की असफल प्रयास करना, इसके अलावा और क्या है? देखिए, गुमराह करने की भी एक सीमा है, गुमराह करा जा रहा है। ठीक है, धार्मिक परंपराओं को छेड़ा जाएगा, पूजा पद्धति को डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड उन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वन नेशन वन लॉ सब जगह ये लागू है। ये जो अलग अलग डिवीजन करके जो पर्सनल लॉ बने हुए हैं, लेकिन विपक्षी एकता बात है जो ओके ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। विपक्षी एकता के तूफान की जिसका जिक्र संजय निरुपम और अनुराग भदौरिया कर रहे थे, सुधांशु, उसका जवाब क्या है? वैसे ये जो विपक्षी एकता के तूफान की बात करते हैं अमीश जी, विपक्षी एकता में उससे ज्यादा घमासान है। कैसे? और कर्नाटक की कांग्रेस की विजय के बाद वो घमासान और बढ़ गया है। जैसे अब केजरीवाल जी बेचारे याचक की तरह घूम रहे हैं कांग्रेस से कि राज्यसभा में हमारे बिल का समर्थन कर दो, वो कहने को तैयार नहीं है।
कांग्रेस ललचाई नजरों से देख रही है कि क्या ममता दीदी मेरे को सपोर्ट करेंगी, मगर वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं जो जहां मजबूत है वहां लड़े, तो जो जहां मजबूत है वहां तो लड़े ही हैं। क्या केजरीवाल जी हमसे दिल्ली में नहीं लड़े? हमने 7 सीटें जीती हैं। जहां पे कांग्रेस मजबूत थी, तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हमने सारी सीटें जीती हैं जी। और गुजरात में हमने सारी सीटें जीती। तो उसमें तो कोई तूफान की बात नहीं है, और इसमें कोई तूफान नहीं है। ये जाति, क्षेत्र, भाषा और विशेषकर जातियों में बांटकर जो तूफान खड़ा करना चाहते हैं, तो हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता की वह पंक्ति कहना चाहता हूं जो हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए लागू होती है। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़ा देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। हम 70-71 सालों से यह तूफान देख रहे हैं, और हम तो उस विचारधारा के हैं जो 500 साल बाद देश का क्या होगा वो भी सोचती है, और 5000 साल पहले देश का क्या सोचती है। तो आंधियों तूफानों के बहुत आए, ये सब चीजें तो केवल मौसमी फल की तरह हैं, और वो भी किसी नकारात्मक आधार पर बनी हुई किसी गठबंधन ने 5 साल क्या 2.5 साल भी पूरा किए हो तो हमारे सहयोगी मित्र और विपक्षी मित्र बता दें। ठीक है संजय निरुपम, अगर हम देखें महाराष्ट्र जहां से आप आते हैं वहां पर भी हमें डिफरेंसेस दिखते हैं। सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे का विचार अलग है, राहुल जी का विचार अलग है। अध्यादेश को जो कि ऑर्डिनेंस दिल्ली के बारे में आया है उस पर शरद राव पवार की राय अलग है, नीतीश कुमार की राय अलग है और आपकी राय अलग है क्या, और अखिलेश यादव की राय अलग है। क्या आपको लगता नहीं है कि मेनली आपका रीजन है मोदी को पहले हरा दें और उसके बाद आपस में निपट लेंगे? 47 साल पहले 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जब एक अपोजिशन यूनिटी की एक बात शुरू हुई जेपी के नेतृत्व में, तब उसमें जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में। और तब क्या वो नकारात्मक राजनीति थी? क्या ये मौसमी लोग थे? इसका जवाब उनको देना चाहिए। एक रह गई बात हमारे अंतर विरोधों का, बहुत अच्छा सवाल है। इतना याद रखिएगा, राजनीति जो है वो असंभव को संभव करने की एक कला है, और इसमें जितने भी अंतर विरोध हैं सारे अंतर विरोध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमसे बड़े अंतर विरोध इनके यहाँ हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन पहले यहां के मुख्यमंत्री ने पहले पन्ने पर एक फुल पेज ऐड दिया कि दिल्ली राष्ट्र में नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनसे माफी मंगवाई और उनसे अपना पूरा ऐड वापस लेने को कहा गया, और दूसरा ऐड दिया गया कि नहीं जी गलती हो गई। तो अंतर विरोध तो यहां पर भी है, फिर भी सरकार तो चल रही है। बिल्कुल आपकी बात, आपने बिल्कुल सही बात बोली और सही एग्जांपल को कोट किया। लेकिन सावरकर के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सावरकर को गद्दार कह चुके हैं राहुल गांधी, माफी वीर कह चुके हैं, माफी वीर कह चुके हैं। और जो खबर है, शरद राव पवार ने इस पूरे मामले में डाटा कांग्रेस को और कहा कि इस तरह की बातें मत करिए, इससे गठबंधन पर खराब असर पड़ता है, पार्टी पर और पूरे एमवीए पे खराब असर पड़ता है। सावरकर के मुद्दे पे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका है, शिवसेना की अलग भूमिका है और एनसीपी की भी एक भूमिका है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम तीनों एक ही तरह से सोचें। हाँ, निश्चित तौर पर एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की भूमिकाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए, और एक दूसरों की भूमिकाओं का सम्मान करेंगे तो ही एक अपोजिशन यूनिटी बनेगी। तो आने वाले दिनों में चाहे केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या बहन जी हो या फिर ममता दीदी हो या फिर साउथ के हमारे सभी लोग, या पवार साहब हो या शिवसेना हो, सबके जो सबके साथ जो मतभेद है उन मतभेदों को एक कॉमन मुद्दे के ऊपर एक आम सहमति तैयार करके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता न करे। वो कह रहे हैं कि अगर आप मौसमी हैं तो पहले आप भी मौसमी थे जब आपने इमरजेंसी के बाद गठबंधन कर लिया था और इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा जी को हरा दिया था चुनाव। जब इमरजेंसी लगी थी निश्चित रूप से जनसंघ का दीपक हमने बुझा दिया था, मगर हम सकारात्मक थे। तो अंतर क्या पड़ा कि उसके बाद जब कमल खिला तो ऐसा कमल खिला कि वो जनता पार्टी के लोग कहां गए? अब जनता परिवार कहां है? क्षेत्रवादी जातिवादी दलों में विघटित होकर जहां तहां रह गए, और भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊपर गई। और वह क्या था, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब वो गठबंधन टूटा था नकारात्मक था ना, इसलिए 2.5 साल नहीं चला। और अटल जी ने उस समय जब गठबंधन टूटा था तो एक बात कही थी, आप लोगों ने अटल जी की बड़ी फेमस कविता सुनी होगी, गीत नया गाता हूं। उससे पहले उन्होंने एक कविता लिखी थी, गीत नहीं गाता हूं। जब गठबंधन टूटा था तो उन्हें इतना दुख हुआ, उन्होंने जो लिखा था, और वही हश्र इनका भी होने वाला है। वो पंक्ति ये थी कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं,
बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। और आज आप देख लीजिए गठबंधन में जो आने वाले हैं सब भ्रष्टाचार के आरोपी चेहरे हैं, सब दागदार चेहरे हैं। लोकतंत्र की बात कहने वाली सारी पार्टियों ने अपनी पार्टी में राजतंत्र स्थापित कर लिया है। एक ही परिवार के हाथ में पार्टी का नेतृत्व उत्तरोत्तर चलता चला आ रहा है। तो बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। इसलिए वह बात जो उन्होंने कही थी, आपका भी गीत गाने की कोई संभावना नहीं है। मैंने आप ही के उदाहरण से, अपने अनुभव से बता दिया, अपनी पार्टी के अनुभव। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं गीत नहीं गाता हूं, लेकिन मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो गीत गाना चाहते हैं। अनुराग, आपके पास कौन सा गीत है जो आप सुनाना चाह रहे हैं? और लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, ये विभाजन की बात कर रहे हैं समाज के अंदर। मतलब ये समझाइए, समाज में विभाजन इससे कैसे हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से बता रहा हूं। हम लोग तो जनता के गीत गाते हैं ना, ये अपना गीत गाते हैं। और आजकल अच्छी बात है, ये गीत नहीं गाते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको मौसमी का बारे में पता है। मौसमी कौन है? अरे भैया, मौसमी तो आप ही हो। जाके पीडीपी के साथ सरकार बनाते हो, उसके बाद फिर आपकी खत्म हो जाती है। और जाके जेडीयू के साथ बिहार में सरकार बनाते हो, वही तो मौसमी रूप है। फिर जाके शिवसेना के साथ सरकार बनाते हो, फिर उसके साथ भी खत्म हो जाती है। फिर आपने पासवान जी के साथ बनाई थी, जो बैठे हैं प्रवक्ता, अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी झोपड़ी में आग लगाने वाले तो आप ही लोग हो। इनकी झोपड़ी उड़ गई और यहां बैठे डिबेट कर रहे हैं। इनसे पूछो, इनकी झोपड़ी कौन लेके गया? इनकी झोपड़ी में आग किसने लगाई? अरे झोपड़ी इशू नहीं है। आपकी झोपड़ी कहाँ है प्रभु? अभी तो आप देश की बात कर रहे हैं। वही इशू है, इसीलिए तो आपकी पार्टी दो हिस्से में बढ़ गई। वो हमारा चिराग पासवान है, उनके चाचा के पास चले गई, पासनाथ जी के पास हुआ। और आप कह रहे हो कि देखिए, आप दोनों मित्र भी हैं, अनुराग और ए के वाजपेयी, और चाचे भतीजे की लड़ाई का अनुभव आपको भी, अनुराग भाई, बहुत ज्यादा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? चचा के साथ तो आपका भी झगड़ा हुआ था, फिर परिवार में सब एक हो गया ना। जरा इनको भी समझा दीजिए, ये ए के वाजपेयी को भी समझा दीजिए कि चाचा भतीजा को कैसे एक करा जाए। आपने भी तो एक करवाया था ना चाचा भतीजा को। अखिलेश जी और शिवपाल यादव जी में झगड़ा हुआ था, वो एक हो गए बाद में। तो चाचा भतीजे का अनुभव तो आपको भी जबरदस्त है। मेरा सवाल है कि नहीं? झोपड़ी में तो आपकी भी आग लगाई थी। झोपड़ी में तो आपकी भी आग लगी थी। वो किसने लगवाई थी? आपकी झोपड़ी। चलो, इनकी झोपड़ी में आग लगी, आपकी झोपड़ी में जो आग लगी थी वो किसने लगवाई थी, बताइए ना। इनकी झोपड़ी चली गई। अरे तो आपकी जो लगी थी वो कैसे लगी थी? पूछो इनकी झोपड़ी कहाँ गई। ठीक है, सुधांशु इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी, ये एक बड़ा आरोप है कि आप सबकी झोपड़ियों पे आग लगा देते हैं। मुझे झोपड़ी से एक बात याद आई। जी सुधांशु, देखिए, संजय निरुपम जी ने हमारे लिए कहा था ना कि हमारे पूर्व अवतार जनसंघ ने, तो ये समाजवादी पार्टी का जो पूर्व अवतार था 77 से पहले, शायद भदौरिया जी भूल गए, सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। और सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था झोपड़ी। याद नहीं होगा शायद भदौरिया जी को, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं। और कांग्रेस का हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी, और जनसंघ का हुआ करता था दीपक। तो जब हम सब मिल गए थे, झोपड़ी और दीपक मिल गए थे, और आपने हमारा अपमान किया था कि दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर अलग हो जाओ, संघ के साथ संबंध तोड़ दो। हमने संबंध नहीं तोड़े तो जानते क्या हुआ था? जली झोपड़ी, उस समय एक नारा होता था, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। और उसके बाद झोपड़ी जलने की बात कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी पे वो उक्ति लागू होती है, आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गाय मल्हार। जी, मैं संजय निरुपम का रुख करता हूं। संजय निरुपम, बीजेपी एक ओबीसी को भी बहुत बड़ा विषय बना रही है, और विपक्षी एकता की एक तरफ बात हो रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ओबीसी में भी घुसपैठ करी जा रही है, और बंगाल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में है, पंजाब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर। क्या आपको लगता है ये जो ओबीसी को लेकर बीजेपी ने एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, जिसमें उनका कहना है कि ओबीसी रिजर्वेशन में, यानी पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन में मुसलमानों की घुसपैठ कराने की जो विपक्ष कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकली आपको बहुत हार्म करेगा आने वाले समय में? और जो डेटा सामने आ रहे हैं वो भी काफी अलार्मिंग है। देखिए, थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में बात किया जाएगा इस बारे में। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो रही थी, तब उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आडवाणी जी ने क्या किया था पूरे देश को मालूम है। तो ये बुनियादी तौर पर ओबीसी के आरक्षण के विरोधी हैं, और इसीलिए समय समय पर आपने देखा होगा कि संघ के जो प्रमुख लोग हैं वो आरक्षण के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये दूसरी बात है कि इनके बीच से ओबीसी नेता ही उभर करके आए,
और वही आज राज कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, या शिवराज सिंह चौहान हो, या उमा भारती थी, ऐसे तमाम जो लोग हैं। तो ये बुनियादी तौर पर संघ की जो विचारधारा है वो आरक्षण के विरोध में है, ओबीसी के खिलाफ है। अगर ये ओबीसी के समर्थक हैं तो मैं सबसे पहले जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है कि ओबीसी की जनगणना करने के संदर्भ में जो एक फैसला हुआ है उस फैसले से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप नया नहीं कराना चाहते तो हमारे पास, हमने जो कराया था 2011 के आसपास, जो अपने पूरे देश में जो एक सेंसस कराया था, जातिगत जनगणना जिसको कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आप रिलीज करिए, और उसकी रिपोर्ट रिलीज करने के अलावा उसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप बाकी नेक्स्ट कदम लीजिए, तो उसको फिर से और कंप्लीट करिए। तो अब जब मुस्लिम समाज में किसी कुरैशी को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, ओबीसी का हिस्सा छीना जा रहा है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ तमाशा है। आप देख रहे हैं एक बड़ा फेस ऑफ, एक बड़ा पॉलिटिकल फेस ऑफ। ब्रेक के बाद ये चर्चा और बड़ी होगी। आज हम आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराने ले चलेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ कितना बदल गया है। कितनी बड़ी त्रासदी थी और क्या असर था? बहुत विकराल त्रासदी थी। वीराने में तपता योगी कौन है? नाद न कोई तारा। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे सीपीईसी में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां टीटीपी का कब्जा हो गया। यहां तक कि टीटीपी ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर टीटीपी ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि टीटीपी के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है। और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार की तरफ से जारी नए प्रतिबंधों पर चीन बौखला गया। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देकर अपने यहां मौजूद चीन की कई कंपनियों पर नकेल कस दी, जिसके मुताबिक चीन की ये कंपनियां अमेरिका से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं कर सकेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार को शक है कि चीनी कंपनियां कारोबार की आड़ में चीनी सेना की मदद करने में जुटी हैं। आरोप है कि अमेरिका से उन उपकरणों की सप्लाई की जा रही थी जिनकी मदद से चीन खतरनाक हथियार बनाने वाला था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस खतरे को देखते हुए दुनिया भर की 43 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन शी जिनपिंग इसलिए ज्यादा बौखला गए क्योंकि उनमें ज्यादातर कंपनियां चीन की हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने उस पर बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। उधर हर दूसरे देश से भिड़ने वाला चीन अब जर्मनी पर भड़क गया। उसने जर्मनी को उसके साथ मिलकर रहने की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई रणनीति का ऐलान करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने चीन को अपने लिए बढ़ता खतरा बताया। और इसी बात पर चीन चिढ़ गया। उसने जर्मनी को चीन को साथ लेकर चलने की नसीहत दे डाली। अपनी बात में दम डालने के लिए चीन ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों की भी दुहाई दी और जर्मनी को समझाने की कोशिश की कि चीन के साथ बनाए रखने में उसका फायदा है। जर्मनी ने अपनी जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई है उसमें उसने चीन से संभल कर रहने की पैरवी की है। जर्मनी की दलील यह है कि चीन के कई फैसले ऐसे हैं जो पश्चिमी देशों के खिलाफ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रस्सियों की मदद से छात्रों का रेस्क्यू किया गया।
पुलिस के मुताबिक आग एक बिजली मीटर में लगी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धुआं उठने की वजह से छात्र घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वो रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने लगे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारत की चौथी मंजिल से एक मोटी रस्सी की मदद से छात्र जान जोखिम में डालकर नीचे उतरते दिखे, लेकिन डर ये था कि कहीं उनके वजन से रस्सी टूट न जाए, क्योंकि उस रस्सी पर एक साथ कई छात्र लटके हुए थे जो किसी भी तरह जान बचाने के लिए नीचे आना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में कुछ छात्रों के हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर गिर गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिनमें शामिल कुछ लोग इमारत से रस्सी के सहारे उतरने वाले छात्रों की मदद करते नजर आए। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी मनोज साने ने ही अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को जहर दिया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने 3 जून को सरस्वती के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनोज साने ने 30 मई को बोरीवली इलाके के एक स्टोर से जहर खरीदा और 3 जून को सरस्वती के खाने में मिलाकर उसे दे दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज साने ने पहले से ही सरस्वती के मर्डर की प्लानिंग की थी, क्योंकि जहर खरीदने से पहले उसने अपने मोबाइल पर जहर के बारे में सर्च किया था। इस दौरान उसने ऐसे जहर के बारे में सर्च किया जिसे देने के बाद बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। आरोपी ने जहर देने की साजिश को इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लगे जैसे सरस्वती ने जहर खाकर खुद सुसाइड किया हो। और पूछताछ में भी मनोज साने ने पहले यह बताया था कि सरस्वती ने खुद जहर खाकर सुसाइड किया था। पुलिस के मुताबिक मनोज साने के घर से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए और साइबर सेल इनकी जांच में जुट गया। इस बीच झारखंड के रांची के मॉडल लव जिहाद मामले में फरार चल रहे आरोपी तनवीर खान को झारखंड पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तनवीर खान के मॉडलिंग स्कूल में काम करने वाली मॉडल ने उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने और रेप का केस दर्ज किया था, जिसके बाद झारखंड पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन वो जैसे ही बिहार के अररिया पहुंचा, झारखंड पुलिस की एक टीम ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया और अब उसे रांची लाया जाएगा। तनवीर खान की गिरफ्तारी के बाद उस पर आरोप लगाने वाली मॉडल ने पुलिस को धन्यवाद दिया। गिरफ्तारी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और झारखंड पुलिस को सबसे पहले तो धन्यवाद कहती हूँ। आरोपी तनवीर खान की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम को पहले ही नेपाल की सीमा के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके नेपाल भागने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक आदमी पर हिंदू लड़कियों को गुमराह कर कोर्ट मैरिज करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस बात का पता उस वक्त चला जब वो आदमी अपना नाम बदलकर 2 लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचा, जिसके बारे में हिंदूवादी संगठनों को पता चल गया और वो कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उस आदमी की जमकर पिटाई की। इस दौरान कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर दोनों लड़कियों को बस्तर जिले के कोंडागांव से बुलाया था। उसको झूठ बोल के यहाँ पे लाया है कि सिर्फ नौकरी के सिलसिले में तुमको जाना है, जबकि उसके साथ वो झूठ बोलकर शादी कर रहा था। वहीं पीड़िता ने उस आदमी पर अपना गलत नाम बताने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने गुजरात में नौकरी दिलाने का वादा कर उन्हें अंबिकापुर बुलाया था। राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर में बच्चों को तिलक लगाने से रोकने पर एक हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के मुताबिक एक स्कूल में बच्चों के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान 4 बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे और इस बात पर स्कूल के टीचर ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया और उस हिंदूवादी संगठन के लोग स्कूल पहुंच गए, जहां टीचर और उस हिंदूवादी संगठन के लोगों के बीच जमकर बहस हुई। लेकिन मामला यही नहीं थमा। इसके बाद वो लोग सचिवालय पहुंच गए और टीचर के खिलाफ विरोध जताते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस हिंदूवादी संगठन के नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें शक है कि टीचर को हिंदुओं को टारगेट करने के लिए फंडिंग की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ जब उस टीचर ने स्कूल में बच्चों के टीका लगाने का विरोध किया। इससे पहले भी टीचर के खिलाफ इस तरह की शिकायत की गई थी। ऐसे में लोगों ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई। उन्हें यह राहत पॉक्सो एक्ट केस में मिली। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोप को खारिज करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दे दी, जिसके बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग के यौन शोषण मामले में राहत मिल गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान और उसके पिता के अनुरोध पर उन दोनों का बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट में केस को रद्द करने की अर्जी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई। उस स्टेटमेंट के आधार के ऊपर हमने इसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट को खारिज करने वाली अर्जी पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इस बीच सरकार के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में पहलवानों से सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 15 जून को चार्जशीट दाखिल होगी और वही हुआ। इसके अलावा पहलवानों की पसंद और सहमति से 2 नए कोच रखे गए और उनकी मांग के मुताबिक कुश्ती संघ के चुनाव की तारीख भी आ गई। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कामकाज से अलग किया जा चुका है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने दोनों देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। हालांकि किम जोंग उन की धमकियों की परवाह किए बिना अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने मिलिट्री ड्रिल जारी रखी।
और वो भी उत्तर कोरिया के दरवाजे पर। इस सैन्य अभ्यास का जो वीडियो सामने आया उसमें खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से बमों की बारिश करते दिखे। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। सुधांशु। संजय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं पर शायद अपनी पार्टी का इतिहास भूल गए। पहला कमीशन जो बना था पिछड़ी जातियों के लिए, काका कालेरकर कमीशन, नेहरू जी के जमाने में बना, जिसकी रिपोर्ट कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। और ये कह रहे हैं मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार के समय बना, जनता पार्टी चली गई। इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारों के समय में कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि मंडल के बदले में हम मंदिर लाए। क्या सर आप इतने वरिष्ठ नेता होकर ऐसी तर्कहीन बात कैसे कर सकते हैं? श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ। मंडल कमीशन 2 अगस्त 1990 को आया। उसके 1 साल के बाद मंडल लाया गया हिंदुत्व की काट में। 32 सेकंड रुके, मुझे बात करने दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने यह विषय उठाया। ये जब देश आजाद नहीं हुआ था तब तक जातिगत जनगणना अंग्रेज करवाते थे। ये नेहरू का डिसीजन था 51 में कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। आज राहुल गांधी कहे कि नेहरू गलत थे, तब हम विचार करने को तैयार है। कहिए संजय निरुपम से। संजय निरुपम वो गलत था, उसके बाद राहुल गांधी बोले। बोलिए ना, ये क्या कर रहे हैं? ये नेहरू ने कहा था ना कि जात की गणना नहीं होगी। आप बोलिए ना, कह दीजिए ना नेहरू। अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए, संजय निरुपम को सुनिए। अरे 1951 क्या चलेगा भाई? 2010 ये तो देश के संविधान निर्माताओं का निर्णय था कि जातिगत गणना नहीं होगी। सर उस समय का एक फैसला था कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। 2010-11 में जब हमने ये फैसला किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसका मतलब उस समय के फैसले से हम सहमत नहीं थे। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया जी जिस यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस यूपीए की सरकार ने फैसला किया। इसका मतलब 1951 में जो फैसला हुआ था उस फैसले से कांग्रेस सहमत नहीं थी, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। अब आप 1951 में नेहरू जी ने नहीं किया था, इसलिए आप नहीं करेंगे, तो नेहरू जी ने जो किया था आप सब करेंगे क्या? नेहरू जी से 100% आप सहमत हैं क्या? सुबह शाम तो नेहरू जी को दोष देते रहते हैं और आज आपको जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए नेहरू जी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये सब दुमुहापन बंद करिए साहब। एक सुधांशु मेरा सवाल है, हर चीज में नेहरू जी कैसे आ जाते हैं सुधांशु जी? नहीं, अरे चलिए आज बहुत अच्छी बात आपकी डिबेट नेहरू जी को ले आते हैं। सुनिए अमीश जी, आपकी डिबेट में यह बात इसलिए हुई कि पहली बार कांग्रेस ने मान लिया कि नेहरू जी किसी पॉइंट पर तो गलत मान लिया। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि कांग्रेस से आपने स्वीकार करवाया। मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जो पार्टियां जातिगत जनगणना की बात, अरे भाई ठीक है ना, 51 में आपने मान लिया तब। अरे भाई तो इनका मतलब क्या है? मतलब गलत भी थे, नहीं भी थे, बात भी मत करो। यही तो समस्या है। गायों गाभिन और बर्दों गाभिन ये नहीं चल पाता मानने वाले। ये कांग्रेस इसी में समस्या हो गई, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। अब सर आप जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं उन सारी पार्टियों से मैं चुनौती से पूछता हूं, अपनी ही जाति का एक व्यक्ति बता दे जिसको इन्होंने अपने पार्टी का प्रमुख पद दिया हो। सपा ने किसी मुख्यमंत्री पार्टी का फैसला बताइए। राजद ने किसी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? कितनी जातियों को दिया? हम बताते हैं हमने कितनी पिछड़ी जातियों को दिया। मैं केवल हिंदी हार्टलैंड के अपने मुख्यमंत्रियों की बात बताता हूं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, सुंदरलाल पटवा जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान, और सुनिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सुशील मोदी जी, रेणुका देवी जी, तारकेश्वर जी, ये 9 मुख्यमंत्री सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती छोटे 8 अलग अलग जातियों के। मैं चुनौती से पूछता हूं, गणना करके बताएं दूसरी जाति बता दें जो अपनी किसी एक जाति की पार्टी ने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया हो। पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और कांग्रेस ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए बताइए? हमसे कहते हैं ओबीसी विरोधी, मैंने 9 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन यहाँ पर ओबीसी की जो सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी बनती है वो समाजवादी पार्टी में, उसके बाद भी जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, सवाल बहुत सीधा है। बंगाल के अंदर जहां ममता बनर्जी का शासन है और पंजाब में हमने कुछ ऐसे डेटास को देखा है और जो रिलीज हुए हैं नेशनल कमीशन के, वो डेटा पिछड़ा आयोग के वो डेटा है, वो डेटा कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में दिखाया जा रहा है। और तो और हिंदुओं की जनसंख्या वहां 70% है, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी के अंदर मुसलमान ज्यादा हैं। बताइए, ये जो इतनी बड़ी घुसपैठ हुई है उसके ऊपर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने? कांग्रेस का रीजनल यूनिट कम से कम बंगाल में तो बोल रहा है, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे इस विषय के ऊपर। क्यों? सुन तो अरे बोलने तो बोला। सुधांशु जी से पूछा जा रहा है ये हाथ सीधा है, तो सुधांशु जी क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं।
ऐसे कर रहे हैं। अरे आपसे पूछा जा रहा है जाति जनगणना आप करवाना चाहते हैं कि नहीं, हाँ या ना? मना तो 1950 में चले जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हाथ है, वो हाथ ऐसे करने लगते हैं। अरे आप ये बताइए जाति जनगणना आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा मेरा सवाल या ना में जवाब दीजिए, फिर आप ऐसे करने लगे। अरे ये हाथ है ना सुधांशु जी, आपसे सीधा पूछ रहा हूं, ये हाथ है ना, तो हाथ ऐसे से क्यों करते हैं आप? सीधा रखिए ना, हाथ सीधा रखिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, अरे भाई मैं तो सीधा पूछ रहा हूं भैया। लोहिया जी गलत थे, बोल दो, मैं जवाब देने को तैयार हूं। लोहिया जी ने भी ये कहा था जातिगत जनगणना करने लग गए। अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए। लोहिया जी गलत पे बोलने को तैयार हो, बोलिए। सीधा है कि नहीं है? अरे आप सीधा हाथ करके ऐसे करने लगे। बदल ली हो तो बताइए ना, पार्टी की बल्दियत की बात कर रहा हूं। आप अनुराग को ऑडियो डाउन करिए, ऐसे तरीका नहीं है। देखिए बहुत शालीन तरीके से चर्चा हो रही है और मैंने बस स्पष्ट रूप से सवाल पूछा। आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया अपने सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन आप हाथ को कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी उसको घुमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उस सवाल का जवाब आया है। मैं फिर पूछ लेता हूं और 10 सेकंड का आपके पास समय है। क्या आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनुराग, आपकी पार्टी ने कोई बयान दिया जो ओबीसी के साथ बंगाल में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, पिछड़े वर्ग के अंदर जो घुसपैठ करने की कोशिश हुई है और हो चुकी है घुसपैठ? अरे सुन तो लीजिए प्रभु। हाँ बोलिए। आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कौन व्यक्ति, कौन जात कितनी है, कितनी पोजीशन में है, कितनी उन्नति, उसको कितनी मदद की जरूरत है। तो समाज में हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। समाज उस व्यक्ति को पता चलेगा कि जातिगत बांटना चाहते हैं। ठीक है अनुराग, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आई गॉट योर आंसर, यू डोंट हैव एनी आंसर टू दिस। अनुराग थैंक यू। संजय जी एंड सुधांशु जी। संजय निरुपम, देयर इज अ बिग क्वेश्चन एंड द बिग क्वेश्चन इज कि बीजेपी हमेशा कह रही है कि देखिए मोदी हमारे पास चेहरा है, और हमने इंटरनेशनल डाटाज भी देखे हैं, जो मॉनिटरिंग कंसल्टेंसी की रिपोर्ट आई है, देश की एजेंसीज की जो रिपोर्ट आई है, उसमें हमने लगातार देखा है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज की जो रिपोर्ट आई है, हमने लगातार देखा है मोदी की रेटिंग बतौर प्रधानमंत्री अच्छी है। एज अ ग्लोबल लीडर भी हमने उनकी रेटिंग में राइज देखा है। क्या आपको लगता है चेहरा महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में? क्योंकि हम कुछ कहें या ना कहें, लेकिन देश का वोटर चेहरा देखना चाहता है कि मेरा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा मेरा अगला प्रधानमंत्री। तो ये एक बड़ा पॉइंट है बीजेपी के पास। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अमीश भाई, बीजेपी इसी सवाल को लेकर के पूरे देश को उलझाएगी। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव नहीं होना चाहिए, पार्टी के विचारधारा के आधार पर चुनाव होना चाहिए। अब ये इनके पास चूंकि और कोई चेहरा नहीं है, एक ही चेहरा मोदी जी है, तो मोदी 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 करते रहेंगे और मोदी जी का चेहरा एग्जॉस्ट कर देंगे आगे जाकर के। ये तो हमको इस बात की चिंता नहीं है कि अपोजिशन की यूनिटी को लीड कौन करेगा। हमारी चिंता यह है कि पहले अपोजिशन की सरकार बनाने की स्थिति बनाई जाए और उसके बाद हम मिलजुल के तय करेंगे कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी जब ये उलझाएगी कि मोदी के सामने आपका कौन सा चेहरा, तो उसका जवाब हमारे पास है कि हम चेहरे के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी आरएसएस के मुखपत्र में भी आया था कि मोदी को चेहरे को लेकर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस है जो आपको कर्नाटक में भारी पड़ा है और मध्य प्रदेश से भी में बहुत प्रेशर में है बीजेपी? व्हाट इज योर टेक? देखिए, पहली बात तो मैं संजय जी की बात कह दें कि हम चेहरे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमें तो, संजय जी तो मुझसे सीनियर हैं, हमें बचपन का याद है, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब हाथ से बात निकल गई तो आप बात से पलट गए, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी जैसा नेता होना तो चाहिए किसी के पास, जो जांचा परखा खरा हो, तपाया आजमाया हो, जिसने 9 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो, हर छठे महीने विदेश जाके विदेश से भाषण न देता हो छुट्टी मनाने, और कभी कभी अज्ञातवास पे न चला जाता हो। इस प्रकार का जिसने गरीबी के उस दौर से शुरू होकर अपने दम पर आगे बढ़ते हुए पार्टी के विचार, व्यवहार और संगठन को ले जाते वो ऊपर जाके बैठे, कभी किसी की कृपा परिस्थितियों के समीकरण से आके नहीं बने। जैसे नेहरू जी गांधी जी की कृपा से, इंदिरा जी सिंडिकेट की लड़ाई में, और राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या की सहानुभूति में, और उसके बाद के एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की तरह नहीं बने। जनता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और वो होना चाहिए। ओके, क्या संजय निरुपम, अरविंद केजरीवाल के अपनी महत्वाकांक्षा है वो प्रधानमंत्री बने, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कांग्रेस चाहेगी कि राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई आगे आए?
क्या आपको लगता है कि यही विरोधाभास आपके लिए भारी पड़ सकता है? 15 सेकंड। नहीं, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी हो तो मैं आज ही बता रहा हूं, हम सब की इच्छा है और हम सब चाहते हैं, योग्यता के आधार पर भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन चूंकि सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, इसलिए हम ऐसा कोई आग्रह आज से नहीं रख रहे। चुनाव के बाद हम तय करेंगे, सभी पार्टियां मिलकर के तय करेंगे कि कौन सा नेता इस सरकार का नेतृत्व करेगा। लेकिन जहां तक लोकप्रियता की बात है, राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसपे हजारों करोड़ रुपए पिछले 7-8 वर्षों में राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए बर्बाद किए, फूके। बावजूद इसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद देख लीजिए, सर्वसामान्य नागरिक इस समय राहुल गांधी को लाइक करने लगे, जबरदस्त पसंद करते हैं अभी। तो ऐसे में लोकप्रियता के ग्राफ में देखें तो मोदी जी से बहुत पीछे राहुल गांधी भी नहीं है। चलिए, एक बात अच्छी रही, संजय जी ने स्वीकार कर दिया कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं आने जा रही है, चुनाव आते आते सरकार ही नहीं आने जा रही है, हो जाएगा। और आपकी स्थिति वो है कि आपकी तरह आपको जो हकीकत है मोदी जी के खिलाफ, विदेश से जाके बोलते हैं ना, अमेरिका की बात समझ में आ रही, व्हाइट हाउस से लेके आपके ननिहाल इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया लियोनी, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की। ना ननिहाल समझ में आ रहा, ना ददियाल समझ में आ रहा है, लग रहा दिमाग का हाल बेहाल हो गया। नमस्कार व्यूअर्स, आज हम आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराने ले चलेंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ कितना बदल गया है। क्योंकि याद करिए, 10 साल पहले जो त्रासदी आई थी, जो त्राहिमाम हुआ था, हजारों लोगों की जान चली गई थी, बादल फटने के बाद किस तरह से घटनाक्रम केदारनाथ जी में बदल गया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे। और आज इस समय हम मौजूद हैं फाटा में, और फाटा से हम सीधा चलेंगे इस हेलीकॉप्टर में बैठकर केदारनाथ जी। वहां पर जाके देखेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ जी कितने बदल गए हैं, यानी वो धाम कितना बदल गया है, बीते 10 वर्ष में कितना काम हुआ है। ग्राउंड जीरो से उसकी सबसे सटीक जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक पत्थर था, कहते हैं कंकर कंकर शंकर है, एक पत्थर था, एक शिला थी जिसने उस मंदिर को बचा लिया था। वो शिला कौन सी थी, उस शिला का महत्व क्या था, जानने समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे कि उस शिला ने कैसे केदारनाथ जी को बचा लिया था। वो शिला क्या वाकई अलौकिक है? देखिए मेरे साथ आज का ये विशेष एडिशन। जैसा मेरा आपसे प्रॉमिस था, वादा था, जय बाबा केदारनाथ जी की, मैं आपको केदारनाथ धाम लेके आ गया हूं। और 10 साल पहले जो महात्रासदी आई थी, उसका असर इतना भयावह था कि कई लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के ऊपर दीवार बन गई है, यानी 3 लेयर प्रोटेक्शन हो गई है इस भव्य और दिव्य मंदिर की। अब ये धाम और भव्य और दिव्य हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी बीते 9 सालों के अंदर 6 बार बाबा केदारनाथ के दरबार आ चुके हैं। और साथ ही साथ उनका स्पेशल फोकस रहता है यहां पर डेवलपमेंट के लिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए। हम कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा 10 साल पहले जो था, उससे बहुत भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है। और मैं इस समय दर्शन करके आ रहा हूं। अलौकिक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमारे देश में तो कहा जाता है कि कंकर कंकर शंकर है, और जब भोलेनाथ के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में मैं खड़ा हूं तो यही कह सकता हूं कि ये देश भोलेनाथ का है और ये देशवासी भी भोलेनाथ के हैं।
हम जैसा केदारनाथ धाम पे हैं, 10 साल पहले भयावह त्रासदी आई थी। कितनी बड़ी त्रासदी थी वो और क्या असर था? बहुत विकराल त्रासदी थी, बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया था। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था और आज की स्थिति क्या है। और समझाने के लिए कोई और नहीं, मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। धामी जी, एक सवाल, मतलब 10 साल पहले जो त्रासदी हुई और उसके बाद अब इतना दिव्य रूप इसका आ रहा है। प्रधानमंत्री का तो विशेष ध्यान रहता है पूरे देश पे एक तरफ और केदारनाथ धाम पर एक तरफ। क्या आपको लगता है कि अब ईश्वर न करे, महादेव न करे, इस तरह की त्रासदी आए, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो पूरी तरह से सुरक्षित है बाबा का दरबार? बहुत कठिन सफर था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा शक्ति थी और भगवान महादेव का बाबा केदार के उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था, इसलिए बाबा ने अपने भक्त को ही इस परिसर के पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान किया और वो प्रधानमंत्री देश के बने और उनके बनने के बाद एक नया स्वरूप बाबा केदार का यहाँ पर बन गया है। दिक्कत तो नहीं। तो आप लोग मार्च से यहाँ पर हैं? जी। एक्चुअली मैं अमीश भाई, यहाँ पर क्या है, इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर जब अभी बर्फ पड़ती है तो ये समझ लीजिए कि 2-3 महीना काम करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो 2-3 महीने कैसा होता है काम करना, अगर आप बता पाए? सांस फूलने लगती है ना? सांस फूलने लगती है। ये सारा जब त्रासदी आई थी उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जब त्रासदी आई थी तो उसके साथ ये सारा बह गया था। ये पूरा का पूरा सारा क्षतिग्रस्त हो गया था। केवल यहाँ पर जो है ये भगवान का प्रांगण ही शेष रह गया था और वो भीमशिला ने बचाया। भीमशिला ने आकर जो है सारी जो आपदा का जो आने वाला सैलाब था उस सैलाब को डाइवर्ट किया था और इसको उन्होंने ही पूरी तरह से यहाँ रक्षा हुई थी। ये एक ऐसा कोई काम जिसमें बड़ी कठिनाई आई जिसको करने में? यहाँ के सारे ही काम करना बहुत कठिन काम है और एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने काम नहीं हो पाता है। बाबा इतनी कृपा कर रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं और यहाँ पर जो भी आ रहा है वो किसी के कारण से नहीं आया, अपने कारण से भी नहीं आया है, वो बाबा की कृपा के कारण, बाबा की कृपा से आया है। और हम यही कह सकते हैं, हर हर महादेव जय बाबा केदार। हर हर महादेव जय बाबा केदार जी। और ये है वो प्रसिद्ध भीमशिला जब 10 साल पहले महात्रासदी आई थी, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर बच गया था। कहते हैं ये शिला यहां पर आके अटक गई और इसने पानी को 2 तरफ बहाव को बहा दिया, जिससे मंदिर बच गया। इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला कर दिया। यह है हिंदुस्तान की अद्भुत आस्था, जिस शिला ने बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। आज आप उस शिला को देखेंगे, 10 साल बाद जो बाबा केदारनाथ के धाम आता है वो इस शिला को प्रणाम करके जाता है। ये है भारत की संस्कृति। और मैं बार बार कहता हूं, हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ें नहीं बदल सकते। ये भारत की संस्कृति है, यानी जिस शिला ने रक्षा करी बाबा केदारनाथ के धाम की, मंदिर की, उसकी आज सब पूजा अर्चना करते हैं। ये टीके, ये चंदन, ये रुद्राक्ष, यहां लगातार आप देखते हैं कई पंडित बैठे हुए हैं। ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है और ये प्रतीक है भारतीय संस्कृति का। जो रक्षक होता है उसकी पूजा की जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के सैनिक, चाहे वो थल, जल या वायु सेना के हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उनको सैल्यूट करना बनता है। इसलिए जब लोग सेना पर सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। हम मौजूद हैं आदि शंकराचार्य की समाधि पर। यह वही समाधि है जिसको कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने
जिसका अनुवारण करा है। और ये वही समाधि है जो खंडित हो गई थी जब बादल फटा था। आइए चलते हैं उधर। तो ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहां पर उनकी मूर्ति का स्थापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्थापन किया था। जय बाबा केदारनाथ की। ये मूर्ति एक विशेष धातु से बनी है और किसी भी मौसम में टिक सकती है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। बाबा केदारनाथ को प्रणाम कर हम चल दिए वापस देहरादून की तरफ। जय बाबा केदारनाथ की। धन्यवाद, थैंक यू।